आज से के आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और इसमें बेसिकली जो है जेनेटिक मैनिपुलेशन एनिमल सेल्स का हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स सी क्या कह रहा है ये। तो जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ये कई बार टर्म्स जो है वो एक साथ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एग्जैक्टली सिमिलर टर्म्स नहीं हैं। तो जैसे पहला जो टर्म है जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे तैयार किए जाते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ऑल्टर कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। किसी भी तरीके से अगर चेंज इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो, भले ही वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग का तरीका क्यों ना हो, जिसमें हम एक्चुअल जीन को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, तब भी इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होंगे। क्योंकि नई ब्रीड्स हम अगर पैदा करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो पिछले से सुपीरियर होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन उसमें हुआ, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में शामिल हो जाएगी। फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो किया गया है, लेकिन शर्त यह है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये काम किया गया हो। ऊपर कन्वेंशनल ब्रीडिंग भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, लेकिन आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका जेनेटिक इंजीनियरिंग किया गया है फॉरेन जीन का इस्तेमाल करके, और ये जो फॉरेन जीन है वो यूजुअली एक दूसरे स्पीशीज से आ रही है। तो इस कंडीशन में उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे जीएमओ क्या हो गया, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड में जेनेटिकली मॉडिफाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब कोहरेंस में चल रहे हैं ये तीनों टर्म्स, अगर ध्यान दें आप तो। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट्स पॉइंट्स की बात करें तो पहला जो ट्रांसजेनिक एनिमल थे, ये पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स उनको प्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो राल्फ ब्रिंस्टर और रिचर्ड पामीटर थे 1981, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और इसमें किया क्या गया था, रैट ग्रोथ हार्मोन की जो जीन है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया इन द फर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ माइस। ग्रोथ हार्मोन की एडिशनल जीन, रैट बड़े वाले, माइस छोटा वाला। अब जिस डीएनए को इंजेक्ट किया गया इसमें ग्रोथ हार्मोन जीन का कोडिंग पोर्शन मौजूद था, और इसको कहाँ इनकॉर्पोरेट किया गया, यानी इस ग्रोथ हार्मोन जीन को कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया, जस्ट डाउन स्ट्रीम टू प्रोमोटर रीजन ऑफ माउस मेटालोथायोनिन जीन। ये फैक्ट है, मतलब इस जीन का नाम याद रखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट थे ये। तो यहाँ पे माउस जो रैट की ग्रोथ हार्मोन जीन है उसको निकाला गया और उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया माउस की मेटालोथायोनिन जीन के प्रमोटर की साइड से डाउनस्ट्रीम पोजीशन में। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम आपको मालूम होगा, अपस्ट्रीम 5 प्राइम डायरेक्शन में, डाउनस्ट्रीम 3 प्राइम डायरेक्शन में। जब ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारे टर्म्स आते हैं। अब ये किया कैसे गया, एक्चुअल प्रोसेस क्या थी, उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो माउस की जो ट्रांसजेनेसिस है उसको 3 तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि ऐसी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जिनको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है उसको किसी अर्ली स्टेज डेवलपिंग एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं उनको अर्ली स्टेज डेवलपिंग एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो किसी माउस से आइसोलेट कर लेंगे।
ब्लास्टोला स्टेज जो होती है उसकी। इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से जो इनर सेल मास है उसको रिमूव करेंगे और उनकी सेल्स को, यानी कि इनर सेल मास की जो सेल्स होती हैं उन्हीं को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं, क्योंकि प्लूरिपोटेंट होती हैं वो, इनको कल्चर करते हैं। तो ये ईएस सेल्स जो है वो कल्चर कर दी गई। अब इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में जीन टारगेटिंग की जाती है। मतलब क्या हो गया कि ट्रांस जीन का इंसर्शन कर दिया जाता है वेक्टर वगैरह इस्तेमाल करके। और जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के पास ट्रांस जीन मौजूद हो गई, आ गई, तो उसके बाद इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को इंजेक्ट किया जाता है इनटू द कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील में इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये जो ब्लास्टोसील या पूरा ब्लास्टोसिस्ट होता है वो दूसरे माउस स्ट्रेन का होता है। ये नहीं कि जहां से हमने ब्लास्टोसिस्ट आइसोलेट किया था जिस माउस से, उसी में वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया, नहीं, दूसरे माउस स्ट्रेन। और इतना करने के बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट कंटेनिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, इसको री इम्प्लांट किया जाता है फॉस्टर मदर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मान के चलें 3 चूहों का इस्तेमाल हो रहा है। पहला चूहा जिससे ब्लास्टोसिस्ट की एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स निकाली गई, फिर उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। फिर दूसरा चूहा जिसके ब्लास्टोसिस्ट, जो कि प्रेग्नेंट वो भी था, उसके पास भी ब्लास्टोसिस्ट, उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। और फिर तीसरी जो फॉस्टर मदर है, तीसरा चूहा, उसमें फिर री इम्प्लांट किया गया। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हम जानते हैं कि प्लूरिपोटेंट होते हैं और कहाँ से डिराइव होते हैं, इनर सेल मास ऑफ माउस ब्लास्टोसिस्ट से। इतनी प्रोसेस करने के बाद फाइनली जो हमको एम्ब्रियो मिलेगा इस फॉस्टर मदर के अंदर, वो एम्ब्रियो कैसा होगा? दैट एम्ब्रियो विल बी अ काइमेरा। काइमेरा का मतलब क्या हो गया? इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ 2 पॉपुलेशंस ऑफ सेल्स। काइमेरा मतलब हाइब्रिड। अब ये जो 2 पॉपुलेशन है सेल्स की, ये 2 अलग अलग या डिफरेंट जाइगोट से डिराइव हो रही हैं। तो वो 2 पॉपुलेशंस कहाँ कहाँ से आ रही? एक तो ब्लास्टोसिस्ट सेल्स और दूसरी इम्प्लांटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये ब्लास्टोसिस्ट सेल कहाँ थी? ऊपर हमने जो देखा ये यहाँ पे, ये डिफरेंट माउस स्ट्रेन की ब्लास्टोसिस्ट सेल थी, और ये पहले वाले माउस स्ट्रेन की एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। तो ये 2 सोर्सेस से या 2 पॉपुलेशन ऑफ सेल्स जो हैं ये इकट्ठा होकर फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वह कैसा निकल के आता है? काइमेरा होता है, मिक्सचर होता है। अब ये जो काइमेरा है, काइमेरिक एम्ब्रियो है, ये मोज़ैक एम्ब्रियो से अलग होता है। मोज़ैक जो एम्ब्रियो होता है इसमें क्या हिसाब किताब है कि इसमें जो सेल्स होती हैं वो भी जेनेटिकली डिफरेंट हो सकती हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट के सेल का जीन जेनेटिक मेकअप अलग होगा, इम्प्लांटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का जेनेटिक मेकअप अलग होगा। यहाँ भी दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग है। मोज़ैक के केस में भी जो सेल्स हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये सभी सेल्स आ कहाँ से रही हैं? फ्रॉम द सेम जाइगोट। तो मोज़ैक के फॉर्मेशन में सेम जाइगोट इस्तेमाल होता है, जबकि काइमेरा के फॉर्मेशन में 2 अलग अलग जाइगोट का इस्तेमाल होता है, या 2 अलग अलग सोर्सेस से आते हैं ये दोनों सेल्स। तो एक तरीका तो हमने ये देख लिया, ठीक है। 3 तरीके की बात हमने की थी माउस ट्रांसजेनेसिस में। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा जो तरीका होता है माउस ट्रांसजेनेसिस का, वो होता है प्रोन्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन। ज़्यादा मुश्किल नाम नहीं है। तो इसमें करते क्या है, डायग्राम की हेल्प से इसको हम समझ सकते हैं। ये क्या है? ये है एग, ठीक, ये एग है। और इस एग को फिक्स रखने के लिए, ताकि सुई लगाई जा सके आसानी से, इंजेक्शन प्रॉपरली इंसर्ट किया जा सके, इट इज़ फिक्स्ड। और फिक्स कैसे होता है? एक होल्डिंग पिपेट की हेल्प से ये फिक्स होता है, जो कि नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या हो गया?
सक्शन करता है, सक करके रखता है उसको, तो सक्शन की वजह से ये होल्ड रहता है ये एग। अब एग के पास जाहिर सी बात है, जब एग फर्टिलाइज हो चुका है तो उसके पास अपना तो प्रोन्यूक्लियस होगा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, मेल का भी प्रोन्यूक्लियस उसके अंदर मौजूद होगा। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जोना पेलुसिडा हो गया। फिर करते क्या है, डीएनए का सॉल्यूशन, यानी कि डीएनए जो टारगेट जीन है या टारगेट डीएनए है उसका सॉल्यूशन जो है वो इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू द प्रोन्यूक्लियस। और किसके प्रोन्यूक्लियस में, मेल वाले। क्यों? क्योंकि मेल प्रोन्यूक्लियस जो होता है इसका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू फीमेल प्रोन्यूक्लियस, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, एंड इट इज़ क्लोजर टू oocyte सरफेस। तो सरफेस के पास होने की वजह से इसको एक्सेस करना आसान होता है विद द हेल्प ऑफ दिस निडल और इंजेक्शन। तो ये सिंपल सा टेक्निक लग रहा है, मतलब सिंपल ही होता है, थोड़ा सा रिफाइनमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि मेल प्रो न्यूक्लियस में बहुत महीन सुई लगाई जा रही है। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये दोनों मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लिया आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ये सब हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। और फाइनली अब ये जो जाइगोट तैयार हुआ है, इट इज ट्रांसफर्ड टू द ओविडक्ट्स ऑफ स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल। स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल का मतलब ऐसा इसलिए कह रहे हैं, इस फीमेल में जहाँ पे इस जाइगोट को इम्प्लांट कराना है उसको भी पहले कॉपुलेशन के प्रोसीजर से गुजारा जाता है, और ऐसे मेल माउस के साथ कॉपुलेशन उसका कराया जाता है विच इज़ इनफर्टाइल, यानी कि वो अपना स्पर्म वगैरह नहीं दे सकता, स्पर्म्स उसके एक्टिव नहीं रहते हैं। इस प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन से होता क्या है कि दिस फीमेल माइस इसके अंदर जो है वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉपुलेशन एक्ट। तो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसकी बॉडी को वो हार्मोन्स जो है तैयार करते हैं टू कैरी द प्रेगनेंसी। और वो प्रेगनेंसी कहाँ से आ रही है, बिकॉज ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ दिस जाइगोट कंटेनिंग मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो इसीलिए इसको स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल कहते हैं। बाद में तो खैर ये प्रेग्नेंट हो जाएगी प्रॉपरली। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है प्रोन्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अगर हम एक बार रीड आउट कर दें जल्दी से, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक माइस बाय प्रोन्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। होल्डिंग पिपेट विच कैन होल्ड फर्टिलाइज्ड oocyte in place while the micro injection pipette is used to pierce the oocyte and then the male pronucleus, ठीक है, ये तो मालूम है, सुई लगा रहे हैं। An aqueous solution of the desired DNA is then pipetted directly into the male pronucleus, ये भी हमको पता है। Introduced DNA clones can integrate into chromosomal DNA, पॉसिबिलिटी है ही है। Surviving oocytes are re-implanted into the oviducts of pseudopregnant foster mother which have been mated with a vasectomized male। तो मेटिंग इसकी करा दी, लेकिन वैसेक्टोमाइज्ड मेल है तो वो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन नहीं करा पाएगा। मेटिंग एक्ट कैन इनिशिएट फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन फीमेल विच स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लांटेड एम्ब्रियो। तो ये हो गया जो लिखा हुआ था, वो खैर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे हम। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कहानी क्या होती है कि जो डीएनए हमने डाला है, सॉल्यूशन डीएनए का इंजेक्ट किया था, उसकी कहानी ये है कि ये डीएनए एक या दो सेल डिवीजन के बाद इंटीग्रेट होता है। इसका मतलब कि एक या दो सेल डिवीजन जो हुए उसमें जो न्यूक्लियस गए इधर उधर, उनमें अभी ये डीएनए जो हमने बाहर से डाला था वो इंटीग्रेट नहीं किया हुआ था। ऐसे केसेस में, यानी इन सच केसेस, जो रिजल्टिंग माउस होगा वो मोज़ैक होगा। तो मोज़ैक क्यों होगा? क्योंकि शुरुआत में एक या दो डिवीजन जब हुए तो उसमें दो सेल्स या चार सेल्स बन गई अगर, तो वो चारों सेल्स क्या थी, उनमें अभी डीएनए, हमारा टारगेट डीएनए इंटीग्रेट नहीं किया था, तो वो अभी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड थी। लेकिन दो डिवीजन के बाद जब हमारा टारगेट डीएनए इंटीग्रेट कर गया तो अब जो नई सेल्स बनेंगी वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होंगी और उनकी पूरी लीनियज जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की होगी।
लेकिन जो दो ऑलरेडी बन चुकी हैं वो भी तो डिवाइड करेंगी, तो उनकी जो लीनिएज बनेगी वो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स की होगी। तो ये मोज़ेक फॉर्मेशन होगा कंटेनिंग बोथ ट्रांसफेक्टेड या नॉन ट्रांसफेक्टेड सेल्स। तो दोनों तरीके के मिक्सचर जो है उसमें नजर आएंगे। तो ये हो गया दूसरा तरीका प्रोन्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन का। अब जो तीसरा तरीका होता है माउस ट्रांसजेनेसिस में, वो होता है रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड। तो इसमें ठीक है, रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करेंगे और वो नेचुरली इन्फेक्ट करता है तो इन्फेक्ट करेगा माउस की सेल को, और इसकी हेल्प से हम स्मॉल पीस जो डीएनए का है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लगभग 8 KB का। बाकी मैकेनिज्म आपको पूरी पता है, लैम्डा फाज वेक्टर और M13 वेक्टर, ये सारा कुछ हम आपको क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो वो वहाँ बैक्टीरियोफाज के लिए था, यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म होती है। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है वायरस और उसकी हेल्प से वो जेनेटिक मटेरियल जाके होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट कर जाता है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, लेट्स सी, वो है जीन नॉकआउट। तो अब जीन नॉकआउट, इसमें भी ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। नाम भले थोड़ा सा इसका लगता हो यहाँ कुछ है। जीन नॉकआउट डायग्राम की हेल्प से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं हम, और वही सही तरीका भी है। तो क्या है नॉकआउट माउस को डेवलप करने का जो प्रोसेस है? तो इसमें जो स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। इसमें क्या करेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है उसको आइसोलेट और कल्चर कर लेंगे, और ये कहाँ से निकाल के लाएंगे, इनर सेल मास ऑफ माउस ब्लास्टोसिस्ट, जो अभी हमने देखा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि म्यूटेंट या डिसरप्टेड जीन को कल्चर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंट्रोड्यूस करने के बाद जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट सेल्स तैयार होंगी उनका सिलेक्शन कर लेंगे। तो ऐसी सेल्स जिनमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, वहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है वो नॉकआउट हो चुका होगा, यानी कि वो जीन जो है वो नॉन फंक्शनल फॉर्म ऑफ जीन से रिप्लेस हो चुकी होगी, म्यूटेंट फॉर्म ऑफ जीन से। अब ये जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, इनको रेसिपिएंट माउस के ब्लास्टोसिस्ट में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ये पूरी मैकेनिज्म ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर। और फाइनली सर्जिकल इम्प्लांटेशन करते हैं इस ब्लास्टोसिस्ट का इनटू अ स्यूडो प्रेग्नेंट या फोस्टर मदर या फोस्टर माउस। इसके बाद एक स्टेप और रह जाता है, वो क्या कि ये जो काइमेरिक ऑफ स्प्रिंग, देखिए ऊपर भी हमने बताया था कैसे काइमेरा बन रहा है। काइमेरिक ऑफ स्प्रिंग जो होंगे उनकी आपस में मेटिंग कराई जाएगी, जिससे होगा क्या, अच्छा, क्योंकि काइमेरिक ऑफ स्प्रिंग है तो वो हेट्रोजाइगस होंगे जीन के लिए। एक जीन जो है वो आ रही है नॉर्मल, और दूसरी जो है वो क्या कहते हैं, रिकॉम्बाइंड हो चुकी है। तो इन हेट्रोजाइगस काइमेरिक ऑफस्प्रिंग का जब बार बार मेटिंग कराएंगे तो फाइनली हमको होमोजाइगस नॉकआउट माउस मिल जाएगा, जिसमें दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उसमें जीन जो है वो नॉकड आउट हो चुकी होगी। तो ये एंटायर प्रोसेस है नॉकआउट माउस प्रोड्यूस करने का। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल माउस, इसके अंदर से ब्लास्टोसिस्ट निकाल लिया। ब्लास्टोसिस्ट का ये जो इनर मास, इनर सेल मास है, इसमें से हमने सेल्स निकाली और उसको कल्चर किया, जिसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कह रहे हैं। ये देखो इनर सेल मास। उसके बाद जो ऑल्टर्ड जीन है उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में इंसर्ट कर देंगे, और फिर ये ट्रांसफॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे दूसरे ब्लास्टोसिस्ट में। और ये ब्लास्टोसिस्ट एक और दूसरे चूहे से आ रहा होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें हमने इसको इंजेक्ट कर दिया ब्लास्टोसील में। और अब इस ब्लास्टोसिस्ट कंटेनिंग ट्रांसफॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको हाइब्रिड ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं, इसको स्यूडो प्रेग्नेंट माउस में या फोस्टर माउस में इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसके बाद
जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगी उनकी सोमैटिक सेल को टेस्ट किया जाएगा कि उसमें ऑल्टर्ड जीन है कि नहीं है, और जिनमें ये ऑल्टर्ड जीन पाई जाएगी, जिन ऑफस्प्रिंग्स में, उनको सेलेक्ट किया जाएगा किस लिए, ब्रीडिंग के लिए। और ख़ास तौर पे ऐसे माउस को हम ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे जिनमें जर्म लाइन की सेल्स में ये ऑल्टर्ड जीन पहुंच चुकी है। चूँकि बहुत इनिशियल स्टेज पे हम ट्रांसफॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसमें से कुछ सेल्स का फेट जो है वो गोनैड्स बनाना भी होगा। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग सेलेक्ट कर लिए जाएंगे जिनमें जर्म लाइन सेल्स में हमारा ऑल्टर्ड जीन जो है वो पहुंच चुका है। और अब जब ब्रीडिंग कराएंगे होमोजाइगस स्टेट में आ जाएगा माउस, तो यही ट्रांसजेनिक माउस होगा जिसके पास टारगेट जीन जो है वो रिप्लेस हो चुकी होगी ऑल्टर्ड जीन से। कहाँ पे, जर्म लाइन सेल में। यानी कि वो अब जितनी बार ब्रीडिंग करेगा, आगे की जनरेशन बनाएगा, वो सारे के सारे नॉकड आउट माउस होंगे। तो भले इस स्टेप में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है कि सिलेक्ट करना है कि किस चूहे में वो अल्टर्ड जीन गई नहीं गई, वो भी जर्म लाइन सेल में, लेकिन एक बार हमको वो चूहा मिल गया तो ठीक है, उसकी ब्रीडिंग कराते रहेंगे और वो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो वैसे ही चलता रहेगा मामला। यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, अब इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको आप लोग तसल्ली से पढ़ सकते हैं। तो जीन नॉकआउट सिंपल। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमको देखना है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। बना तो लिए, बनाए कैसे पहली चीज, और फिर बनने के बाद सेलेक्ट कैसे करेंगे, कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रांसफॉर्म हुई है ये कैसे पता लगाएंगे। तो जैसे हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर और स्क्रीनेबल मार्कर का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे भी उसी तरीके के मार्कर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है, देखिए ध्यान से। ये है हमारे पास टारगेट जीन। एक्चुअली में टारगेट जीन कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द टारगेट जीन। इस टारगेट जीन के बीच में ये नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो इसका मतलब ये हमारी टारगेट जीन जो है वो डिसरप्टेड स्टेट में है। तो टारगेट जीन डिसरप्टेड विद द नियो आर जीन। इस टारगेट जीन के जस्ट एडजेसेंट में एक और जीन मौजूद रहती है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, विच इज नोन एज TKHSV। थाइमिडीन काइनेज की जीन है ये, जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से निकाली गई है और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो ये जो TKHSV जीन है ये कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड आउटसाइड द टारगेट जीन। तो टारगेट जीन के जस्ट बाहर थाइमिडीन काइनेज की जीन है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से ये जीन निकाली गई है और यहाँ डाल दी गई। इसकी वजह से होता क्या है, गेनसाइक्लोविर जो कि एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है, इसके लिए ये सेल जो है वो सेंसिटिव हो जाती है जहाँ पे ये थाइमिडीन काइनेज मौजूद रहेगा। गेनसाइक्लोविर जो होता है एक साइटोटॉक्सिक कंपाउंड होता है। अभी इसकी फंक्शनिंग हम बताएंगे आपको कि गेनसाइक्लोविर एक्चुअली सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करता है। तो इतनी बात समझ में आ गई, हमारे पास टारगेट जीन है जिसके बीच में ये नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन इंसर्टेड है, और टारगेट जीन के जस्ट बगल में थाइमिडीन काइनेज की जीन है। अब इस डिसरप्टेड टारगेट जीन से कल्चर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को ट्रांसफेक्ट कराया गया। जब ट्रांसफेक्ट कराया जाता है तो दो पॉसिबिलिटी, एक्चुअली में तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, तीसरी इसलिए यहां पे मेंशन नहीं है, वो ऐसे समझने वाली है कि पहले इन दोनों पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी भी आपको बता देंगे। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो हमारी टारगेट जीन है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में जो जीन मौजूद है, नॉर्मल जीन जो है, इसको भी टारगेट लिख रहे हैं कोई बात नहीं, ये डिसरप्टेड टारगेट जीन है और ये नॉर्मल टारगेट जीन जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में है।
इनमें अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टारगेट जीन जो है ये निकल के यहां पहुंच जाएगी और ये वाली जीन जो है निकल के इधर आ जाएगी। ऐसा ही तो होगा। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज हो जाएगा। पहला केस। तो इसमें क्या फायदा है? ये एक तरीके का जीन टारगेटेड इंसर्शन हो रहा है। जीन टारगेटेड इंसर्शन मतलब कि एक्चुअल जो लोकेशन थी ओरिजिनल जीन की उसी जगह हमारी जो डिसरप्टेड जीन है वो इंट्रोड्यूस हो गई। तो ओरिजिनल जीन रिप्लेस्ड बाय टारगेट जीन डिसरप्टेड विद नियोमाइसिन रेजिस्टेंस। तो ये आ गया यहाँ पे, अच्छी बात है। हमको बनाना क्या है बेसिकली? अगर जीन नॉकआउट बनाना है या कोई दूसरी टारगेट जीन इंट्रोड्यूस करनी है तो उस केस में हम ये प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारी जो डिसरप्टेड टारगेट जीन थी वो ओरिजिनल जीन की जगह आ गई, ओरिजिनल जीन यहां से हट गई होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की वजह से। दूसरे केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस में नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। इसका मतलब कि एक्चुअल जो नॉर्मल जीन है वो रिप्लेस नहीं हो रही है, बल्कि कोई और सेगमेंट ऑफ दिस डीएनए प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वो रिप्लेस हो रहा है, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। और इस केस में जनरली होता क्या है कि ये जो डिसरप्टेड टारगेट जीन है ये तो आती ही आती है, अपने साथ थाइमिडीन काइनेज जीन को भी लेते आती, क्योंकि नॉन होमोलोगस है तो कितना सेगमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा ये फिक्स नहीं है। तो और चूंकि ये थाइमिडीन काइनेज जो है वो इस टारगेट जीन के जस्ट बगल में है तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि थाइमिडीन काइनेज भी टारगेट जीन के साथ चला आया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में। इसको कहते हैं रैंडम इंसर्शन। कहीं भी इंसर्ट हो सकता है आके ये जीन। जब ये इंसर्ट हो गया तो हमारे पास टारगेट ओरिजिनल जो नॉर्मल जीन थी वो तो बनी ही रही, वो रिप्लेस तो हुई नहीं। उसके साथ साथ डिसरप्टेड जीन भी आ गई और थाइमिडीन काइनेज की भी जीन आ गई। तो इसका मतलब कि रैंडम इंसर्शन के केस में दोनों प्रेजेंट होंगे, यानी नॉर्मल टारगेट जीन और डिसरप्टेड टारगेट जीन, और साथ ही साथ थाइमिडीन काइनेज वाली जीन भी मौजूद रहेगी। अब देखिए सिलेक्शन कैसे करते हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में हमने देख लिया सिर्फ डिसरप्टेड टारगेट जीन रहेगी। नॉन होमोलोगस में नॉर्मल भी रहेगी, डिसरप्टेड भी रहेगी और थाइमिडीन काइनेज भी रहेगा। अब सिलेक्शन कैसे करते हैं ये समझते हैं। जो नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन थी, इससे क्या पता चलता है, इससे क्या फायदा होगा? ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को मार देगी। मतलब नियोमाइसिन जब हम अप्लाई करेंगे मीडियम में तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल के पास तो नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होगी, क्योंकि उसके पास टारगेट जीन आई ही नहीं, तो वो मर जाएगी। ये जो थाइमिडीन काइनेज जीन है ये क्या है, किस में हेल्प करती है? होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। इसी का एक्चुअल में हमको सिलेक्शन करना है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट सेल्स जो हैं कैसे करती है, तो ध्यान दीजिए। जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल तैयार हुई थी उसमें थाइमिडीन काइनेज जीन नहीं आई थी। ये देख लें आप यहाँ पे, यहाँ सिर्फ डिसरप्टेड टारगेट जीन है, टीके जीन नहीं है। तो अगर नो टीके जीन तो इसका मतलब नो सेंसिटिविटी टू गेंसाइक्लोविर। गेंसाइक्लोविर के लिए सेंसिटिविटी नहीं होगी। अच्छा, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट सेल्स जो होंगे इनमें तो है टीके जीन, इसलिए ये क्या होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू गेंसाइक्लोविर और इसकी वजह से दे आर किल्ड। अच्छा, हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि गेंसाइक्लोविर एक्चुअली करता क्या है। यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं अपडेट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम वैसे ही जानना चाहें तो गेंसाइक्लोविर
क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है और ये साइटोटॉक्सिक भी है। समझ रहे हैं बात को? करता क्या है, जब डीएनए की सिंथेसिस होती है तो उस दौरान गेंसाइक्लोविर जो है, या ये कहें हम, एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम डिऑक्सी एडिनोसिन, हाँ ऐसे कुछ था। अच्छा चलो, गेंसाइक्लोविर वाला हम जो है यहाँ पे अलग से इंट्रोड्यूस कर देंगे, इतना 2-3 लाइन लिख देंगे। डिऑक्सी एडिनोसिन जनरली जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए, थाइमिडीन काइनेज उसको न्यूट्रलाइज करता है, नहीं कर पाता है तो सेल जो है वो सरवाइव नहीं कर पाती है। ऐसा ही कुछ था। बाकी प्रोसेस क्या है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तीसरा जो ऑल्टरनेट था वो हम आपको बता दे रहे हैं। तीसरा ऑल्टरनेट यही था, पहले केस में क्या था कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, दूसरे केस में नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, और तीसरी जो कहानी है वो यही है कि जब किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफिक्शन ना हुआ हो तो उसके लिए हमारे पास नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो मौजूद रहती है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कल।